Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. A very good morning to all of you dear. कैसे हो आप सारे लोग? I hope you have really enjoyed your weekend, right? Sunday enjoy करने के बाद एकदम with fresh energy, enthusiasm आज अपने लोग जुड़ चुके हैं with the chapter verb. So after completing this chapter, see we have already completed a few chapters from the basic to the advanced level of question. Noun we have completed, pronoun we have completed, देन वी हैव कंप्लीटेड आर्टिकल. सारे के सारे हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा इसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. एंड आफ्टर इट व्हाट वी पीपल आर गोइंग टू डू टुडे, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ वर्ब, राइट. तो हमारा आज का चैप्टर वर्ब है. तो फटाफट आप सारे लोग सेशन को शेयर कर दो और जितने भी लोग अभी लाइव हो जल्दी जल्दी लाइक बटन को हिट करिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टुडेज टॉपिक एंड हियर वी गो. सो बेसिकली वर्ब किसको बोलते हैं बताइए. ये जो वर्ब हम लोग का आज का चैप्टर है वर्ब, तो बेसिकली वर्ब किसको बोलते हैं? कैन एनी वन ऑफ यू टेल मी? चलिए थोड़ी देर आप लोगों के लिए वेट किया जाए. क्या होता है वर्ब? आप लोग बताओ फटाफट चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि वर्ब आप लोग किसको बोलते हो. व्हाट एग्जैक्टली इज कॉल्ड अ वर्ब? जल्दी जल्दी बताइए. तो ढेर सारे आंसर्स आने लगे हैं. तो एक्चुअली में अगर देखा जाए वर्ब लोग बोल रहे हैं कि ये ना एक एक्शन है. तो सही है भाई, एक्शन ही तो है वर्ब. तो देखिए चाहे वो दौड़ने वाला एक्शन हो रन, चाहे वो तैरने वाला एक्शन हो स्विम, चाहे वो कूदने वाला एक्शन हो जंप, या पढ़ने वाला एक्शन जो हम सारे लोग परफॉर्म कर रहे हैं स्टडी, है ना. तो अगर वर्ब को डिफाइन करना है, दिस इज द ओनली थिंग विच विल डिफाइन वर्ब. वी यूजुअली डिफाइंड इट टू शो एन एक्शन और we call it a doing words. Is this part clear? तो verb basically बोलते हैं किसी भी तरीके के एक्शन को जो कि कहीं ना कहीं किसी भी तरीके के एक्टिविटी को रेफर करता है, राइट. एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट इज बीइंग रेफर्ड टू. ओके, अब आप लोग मान लीजिए मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा है. I have decided to teach verb today. हमने ये सेंटेंस लिखा I have decided to teach verb today. फाइन. तो आप लोग मुझे बताइए हाउ मेनी verbs you people can see. आपको इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कितने सारे verbs दिख रहे हैं? I'm not talking about the word verb, I'm talking about the actual verb, right? तो बिल्कुल भी ये ना बोलना कि वर्ब तो मैम एक ही जगह लिखा है. नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. जल्दी जल्दी बताओ. आई हैव डिसाइडेड टू टीच वर्ब टुडे. इसमें पहला वर्ब वन, दूसरा वर्ब टू, तीसरा वर्ब टीच. अब अगर डिसाइडेड को हमने पूछा व्हाट, हमने क्या डिसाइड किया, तो आंसर में कुछ इस तरीके से ये पूरा आएगा ना, टू टीच वर्ब टुडे. और हमको ये भी पता है कि व्हाट से प्रश्न करते हैं तो कौन आता है? ऑब्जेक्ट आता है. यस और नो? अगर अपने लोग व्हाट से प्रश्न करते हैं तो आता है ऑब्जेक्ट, राइट. तो आई हैव डिसाइडेड, ये जो शब्द हम लोगों ने लिखा है, तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में ये जो ऑब्जेक्ट है टू टीच, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना. आई हैव डिसाइडेड टू टीच वर्ब में ये जो टू टीच वाला फ्रेज है, ये कहीं ना कहीं किसका रोल प्ले कर रहा है बताओ? ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है. तो किसको बोलेंगे वर्ब? इज दिस पार्ट क्लियर? तो वर्ब एक ऐसा टर्म है जो कि क्रिया बताता है, बट इट्स नॉट मैंडेटरी कि वर्ब हमेशा वर्ब के तरह ही यूज हो. जैसे यहाँ पे देखो, ये जो पहला वाला टर्म है HAV हैव, इधर में वर्ब इज बीइंग यूज्ड एज एन हेल्पिंग वर्ब. इसका काम है बस मदद करना. किसको? डिसाइडेड को. आई एक्चुअली में क्या कर रहा है? डिसाइड कर रहा है. तो डिसाइड क्या बन गया? मेन वर्ब. और ये जो सेक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं नॉन फाइनाइट. तो वर्ब के अगर मैं आपसे पूछूं कितने टाइप्स है भाई,
तो जरा कमेंट में फटाफट आप लोग बताओ कि वर्ब कितने तरीके के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स आर देयर। एकदम बेसिक, जैसा कि प्रॉमिस आप लोग को मैंने किया था, बेसिक से लेके एडवांस तक की जर्नी हम लोग तय करेंगे। नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल में ये प्रॉमिस रखने के बाद आज अपने लोगों ने स्टार्ट किया है वर्ब। तो फटाफट आप लोग बताइए कि कितने तरीके के वर्ब्स होते हैं। जल्दी जल्दी बताओ, एकदम क्विकली। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स आर देयर? फाइन, तो चलते हैं आगे, इसके टाइप्स को एक झलक देख ले। इधर देखिए, दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ वर्ब। मैं थोड़ी देर के लिए हो जाती हूँ गायब ताकि मैं लिख पाऊं, है ना। तो बेसिकली अगर हम लोग वर्ब के टाइप्स को एड्रेस करेंगे तो दो बड़े क्लासिफिकेशन में डिवाइड होता है। पहला होता है फाइनाइट और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट। तो वर्ब के सबसे बड़े वाले क्लासिफिकेशंस के बारे में अगर अपने लोग बात करते हैं, द फर्स्ट वन इज फाइनाइट एंड द सेकंड वन इज नॉन फाइनाइट। फाइनाइट को कैसे डिफाइन करेंगे? वर्ब एक्टिंग एज ए वर्ब। जब वर्ब जैसा काम करे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ फाइनाइट। और फिर नॉन फाइनाइट किसको बोलेंगे बताओ? नॉन फाइनाइट बोलेंगे वर्ब, बोलो, एक्टिंग एज some other parts of speech। समझे? अगर अपने लोग नॉन फाइनाइट के बारे में बात करें तो नॉन फाइनाइट किसके बारे में होगा? वर्ब एक्टिंग एज अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह अगर हमारा वर्ब काम करे तो दैट विल बी अ केस ऑफ नॉन फाइनाइट। समझ में आया? अब देखो, फाइनाइट के अलग अलग हिस्से हैं। सबसे पहले हिस्से में स्टेटिव लिखा है, तो मैं इधर नोट बोल के लिख देती हूँ कि ये स्टेटिव भाई होता क्या है। तो जब अपने लोग स्टेटिव वर्ब के बारे में बात करेंगे तो स्टेटिव वर्ब को डिफाइन कैसे करेंगे? स्टेटिव वर्ब को डिफाइन करेंगे इस तरीके से, वर्ब्स दैट do not admit progressive action। राइट? एक ऐसा वर्ब जो प्रोग्रेसिव एक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेगा वो हमारा क्या है बेटा? स्टेटिव वर्ब है। तो मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे लिखा, I am seeing the screen। बोलो भाई, I am seeing the screen। फटाफट चैट बॉक्स में आप लोग बताइए, क्या I am seeing the screen सही है? I am seeing the screen। फटाफट बताओ, is this particular line correct? क्या ये ग्रामेटिकली करेक्ट कंसीडर होगा? I am seeing the screen। बताइए, नो ना? तो what we people are going to say? I am seeing ना बोल के हम लोग बोलेंगे I see the screen या I saw the screen। This is how we are going to say। I see the screen या तो बोलेंगे I saw the screen। क्यों? क्योंकि ये जो see है ये भी एक तरीके का स्टेटिव वर्ब है ना। तो परसेप्शन में see बोल दिया, इमोशन में हम लोग ने फील बोल दिया, पोजेशन में OWN ओन बोल दिया, थिंकिंग में के चलो कंटेंट बोल दिया या सपोज बोल दिया। राइट? सो दीज आर द वर्ड्स। इसके अलावा और भी काफी अलग वर्ड्स है जिसका हम लोग आगे जाके चैप्टर में टेबल आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है? तो चलिए, एक ब्रीफ आइडिया हुआ कि स्टेटिव वर्ब किसको बोलते हैं। तो स्टेटिव वर्ब के बाद आता है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसका दूसरा नाम हमने अभी अभी डिस्कस किया था, वो है हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो जब बात ऑक्सिलरी का करेंगे वो दो हिस्सों में डिवाइड होगा, प्राइमरी एंड मोडल। राइट? प्राइमरी को फिर से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं बी वर्ब में, टू बी वर्ब, या तो हैव वर्ब में, टू हैव वर्ब, एंड द लास्ट वन डू वर्ब में। उसी तरीके से मोडाल्स के भी बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी है। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला एक है ऑब्लिगेशन,
दूसरा है कैपेसिटी और तीसरा है अनसर्टेनिटी। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको सलाह दिया कि आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी इंग्लिश, तो दैट्स अ काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन, शुड बन गया मोडाल ऑफ ऑब्लिगेशन, राइट। फिर मैंने बोला आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ब्स ऑफ कैपेसिटी, दैट इज मोडाल ऑफ कैपेसिटी कैन। अनसर्टेनिटी, मैं आपको मदद कर सकती हूँ लेकिन श्योर नहीं बोल सकती, तो आई विल हेल्प यू, मतलब फ्यूचर में हो सकता है मैं आपका मदद करूं, है ना। तो इस तरीके के मोडाल्स को हम लोग यूज करते हैं सेंटेंस में। फिर तीसरा आ गया डायनामिक वर्ब, जो नॉर्मल वाले होते हैं। तो इसको अगर डिफाइन करना पड़े तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ट्रांजिटिव है पहला और दूसरा है इंट्रांजिटिव। आप लोग देख के बताओ दोनों में से नेगेटिव कौन है, इंट्रांजिटिव दिख रहा है, तो ट्रांजिटिव के केस में वी विल से विथ ऑब्जेक्ट और इंट्रांजिटिव के केस में बोलेंगे विदाउट ऑब्जेक्ट। तो बोलो यहां तक समझ में आया। फिर धीरे धीरे पार्टिसिपल, जेरंड, इन्फिनेटिव का जिक्र आएगा, हाँ के ना। फिर धीरे धीरे जेरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव का जिक्र आएगा। पार्टिसिपल काम करता है एडजेक्टिव की तरह, जेरंड काम करता है नाउन की तरह, इन्फिनेटिव भी नाउन की तरह। अब बात यह है कि ये दोनों नाउन की तरह काम करता है, तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इनके फॉर्म में है। V1 प्लस ing अगर है तो दैट्स अ जेरंड, 2 प्लस V1 अगर है दैट्स एन इन्फिनेटिव। यहां तक सबको समझ में आया, हाँ के ना। फटाफट चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्लियर ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं एंड हियर वी गो। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है क्या भाई, व्हाट इज टुडेज टॉपिक। वर्ब तो टॉपिक है, लेकिन आपने खुद ही नोटिस किया कि वर्ब के फैमिली में तो मेंबरों का बहुत सारा, मतलब इट्स इन abundant, राइट, द टॉपिक्स आर इन abundant। सो इन सच अ सिचुएशन आज का स्पेसिफिक टॉपिक ये सारा नहीं है, आज का स्पेसिफिक टॉपिक है एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट, जिसको अपने लोग सिंटैक्स एरर बोलते हैं। मतलब किस तरीके से वर्ब सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करके अपने सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में आता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको अपने लोग सीखेंगे किसके थ्रू। सो वी आर गोइंग टू लर्न सिंटैक्स थ्रू सम क्वेश्चंस, जैसा कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि whenever we go through some sort of rules and regulation, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, पहले क्वेश्चन उसके बाद टॉपिक, है कि नहीं। तो क्या आप लोग रेडी हो, आर यू ऑल रेडी। बोलो जरा फटाफट चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्या आप सारे लोग रेडी हो कुछ सिंटैक्स बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए। मतलब करनी क्या है, हमको स्पॉटिंग एरर बनानी है। अपने को स्पॉटिंग एरर बनाना है, क्या है भाई बताओ, क्या आप लोग रेडी हो। सारे लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं आज, सारे लोग एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं भाई, ये गलत बात है। लाइव चैट आज भी अवेलेबल है, इसको प्रॉपरली हम लोग यूज करेंगे। अगर क्लास के दौरान कोई भी आपका डाउट आंसर नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं बेटा, जिसके ऊपर बेस्ड आपका डाउट है एक स्क्रीनशॉट ले लो और उसको टेलीग्राम ग्रुप में अभी के अभी पोस्ट कर दो, तुरंत देखिए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्वेश्चन को। लेकिन अरे ये क्या, आज का पहला क्वेश्चन और आंसर ऑलरेडी सोल्यूशन में है। कोई बात नहीं, क्योंकि ये हम लोग मान के चल रहे हैं इट वाज एन एग्जाम्पल कि हमको करना क्या है ना। अब कोइंसिडेंस को कुछ तो बोलेंगे, तो इसका आंसर क्या है कि हैव के बदले अपने लोग हैज को यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि ईच हमारा किसकी तरह काम करता है, बोलो सिंगुलर की तरह काम करता है। तो इसके रूल को जरा देख ले। चलिए तो हमारे सामने इसका रूल आ चुका है, जिसका हम लोग बोलेंगे द रूल इज बेस्ड ऑन indefinite and distributive pronoun।
जो हमारा रूल है वो किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? इंडेफिनिट एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के ऊपर। गॉट इट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या है देखो, ईच, एवरी, एनी, नन, नाइदर। अगर अपने बाद है ना, अगर ये सारे के सारे अपने बाद डायरेक्टली सब्जेक्ट को लेते हैं तो भाई इनका सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, सिखाया तो था प्रोनाउन चैप्टर में। अगर ये लोग इसके बाद वर्ब को सिलेक्ट करते हैं तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। और अगर आगे ये लोग कभी कोई प्रोनाउन को रेफर करे तो भाई इस बार ना प्रोनाउन भी सिंगुलर। राइट? तो हमने क्या सीखा बताओ? सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर और साथ ही साथ क्या है, प्रोनाउन भी हमारा सिंगुलर होगा। ओके, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लिया जाए। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला ईच स्टूडेंट हैज completed his work। सारे बच्चों ने अपना अपना जो होमवर्क था वो सबमिट कर दिया। तो देखो ईच हमारे इधर से आ गया, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, प्रोनाउन भी सिंगुलर। तो हमने जो बोला सही था ना? तो आप लोग देखो ईच स्टूडेंट हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। तो हमने क्या सीखा कि अगर इन सारे शब्दों की इमीडिएट नेक्स्ट में इफ दिस पर्टिकुलर प्रोनाउंस आर इमीडिएटली फॉलोड बाय एनी सब्जेक्ट, द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मस्ट बी सिंगुलर। गॉट इट? नाउ वी आर गोइंग टू से कि दिस पर्टिकुलर रूल वोंट डायरेक्टली बी एप्लीकेबल फॉर एनी सेंटेंस दैट इंक्लूड्स नन। नन के साथ ये रूल डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है ना? तो सिर्फ देखो नन से एक एरो देके कट कर दिया, मतलब ऑल दीज वर्ड्स आर इन्वॉल्व्ड एक्सेप्ट नन। फाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसके लिए मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती हूँ। मैं स्क्रीन से थोड़ी अगर गायब नहीं होंगी, लिखने का मुझे जगह नहीं मिलेगा। राइट? तो थोड़ी देर के लिए मैं गायब हो गई। अब इस पॉइंट को पढ़ लें। अब मान लीजिए हमने OF ऑफ को लिख दिया बीच में, तो अगर ऑफ आया तो उसके पीछे पीछे TH ही द भी आएगा और फिर जाके कहीं कोई सब्जेक्ट विल बी देयर, है ना? तो ईच ऑफ द स्टूडेंट या ईच ऑफ द स्टूडेंट्स क्या होगा? जरा सोच के बताओ, जल्दी जल्दी, बी क्विक, सोच के फटाफट बताइए कि ईच ऑफ द स्टूडेंट बोले कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स बोले। ध्यान रखिएगा हमको ना स्टूडेंट्स ही बोलना है, राइट? लेकिन उसके बाद आने वाला वर्ब अभी भी सिंगुलर और आगे आने वाला प्रोनाउन अभी भी सिंगुलर। यहीं पे 90% लोग धोखा खा जाते हैं। उनको लगता है क्या कि भाई प्रोनाउन सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो गया है तो बाकी सब प्लूरल। नहीं, सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या हमारा वर्ब अभी भी सिंगुलर है, क्योंकि इन सारे के सारे शब्दों को हम लोग सिंगुलर कंसीडर करते हैं। तो मान लीजिए फिर से हमने एक एग्जाम्पल लिखा और इस बार ईच ऑफ लिख दिया, तो उसके पीछे द ऑटोमेटिकली आएगा और साथ में कौन आ जाएगा? स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद हैज कंप्लीटेड हिज work. Is this part clear? Each of the students has completed his work. This is the correct answer. Is this part clear to all of you? I hope it is. तो एक बार दोबारा से रिटर्न चलते हैं हम लोग जहां थे वहां पे, राइट? दोबारा से रिटर्न चले तो आप लोग बताइए ईच मैन, और ये ईच इधर कैरी फॉरवर्ड हुआ, ईच वुमन, इसी वजह से ना हैज लिखा। क्यों? क्योंकि ईच के बगल में आने वाले शब्दों को अगर हम लोग लिखे तो वो अपने साथ तो प्लूरल सिंगुलर फॉर्म रखता ही है, अपने आने वाले वर्ब को भी सिंगुलर बनाता है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, है ना? सबको यहां तक समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस को जरा फटाफट सॉल्व करिए। आपका समय शुरू होता है अब। जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करो फटाफट, एकदम क्विकली सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 को जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए। आज के क्लास के ढेर सारे होमवर्क रहेंगे जिनको अपने लोग डिस्कस करेंगे, नॉट टुमारो बट डे आफ्टर टुमारो, दैट इज ऑन वेडनेसडे, क्योंकि कल तो भाई ईद मुबारक है
है ना, कल का क्लास तो कल का ही है, उसमें किसी का कैरी फॉरवर्डेड टास्क नहीं रहेगा, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए कुछ लोगों ने करेक्ट आंसर देने का कोशिश किया, तो कोई बात नहीं, डिस्कस कर ही लेते हैं। अब अगर मैं इसके नोट में पहले ये बताना चाहूं तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि हेयर या देयर का जो कंसेप्ट है, हेयर या देयर का जो कंसेप्ट है वो ये है कि कभी कभी ये लोग प्लेस बताते हैं और कभी कभी ये लोग एक्सक्लामेटरी इंप्रेशंस बन जाते हैं, राइट। लेकिन ध्यान क्या है कि इनके यूज करने से, हियर एंड देयर के यूज होने से पहले तो भाई वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। लेकिन बात वही है, सब्जेक्ट चाहे कहीं पे भी आए, वर्ब को क्वालिफाई करने का मुद्दा, वर्ब को डिटरमाइन करने का मुद्दा तो उसी के कंधे है, राइट। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हियर एंड देयर वाले सेंटेंसेस में अक्सर देखा गया है पहले वर्ब है उसके बाद सब्जेक्ट। लेकिन चाहे कुछ भी हो, सब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो मायने नहीं रखता है जितना मायने उसका नेचर रखता है। तो चाहे वो वर्ब के बाद में बैठे, लेकिन फिर भी वो वर्ब को क्वालिफाई करेगा। गॉट इट। तो चलिए इसके रूल को देख ले जरा। अच्छा क्वेश्चन को तो सॉल्व करे पहले। बताओ यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन है, कीज है ना, हमारा सब्जेक्ट कौन है बेटा, कीज है, तो उसके साथ ईज नहीं, क्या हो जाएगा, आर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब इसके रूल्स को देख ले जरा। इसका रूल ये है कि हियर एंड देयर when used in a sentence follows inversion। अब क्या है ये inversion, कोई बताएगा मुझे। ये जो inversion शब्द हमने यूज किया है, ये inversion होता क्या है। inversion का मतलब होता है पहले verb आएगा उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो बात वही आ गया कि wherever the subject appears in a sentence that's not a big deal, it will always qualify the verb। तो मैं इधर लिख देती हूँ even though the verb appears before the subject, even though the verb appears before the subject, it will always depend on the subject। Is this part clear ना। चलो अब आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। तो जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 को बेटा फटाफट सॉल्व करके बताइए, टाइमर रन हो चुका है, बी क्विक। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बताओ भाई जल्दी जल्दी बताओ, बेचारा इमोजी सोच सोच के परेशान हो जा रहा है ना। चलो तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर मैंने लिखा होता मैनी तो उसके बगल में आप क्या बोलते, स्टूडेंट, या आप बोलते स्टूडेंट्स। सोचो भाई सोचो, मैनी के साथ आप क्या यूज करते, स्टूडेंट के स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स यूज करते। तो जैसा रोल मैनी का है वैसा ही तो सेवरल का है। तो बात हम लोग किसका करेंगे, प्लूरल न्यूमरल एडजेक्टिव्स का। तो इस सेंटेंस में पूरा का पूरा मुद्दा किसके ऊपर बेस्ड है, प्लूरल न्यूमरल एडजेक्टिव्स के ऊपर बेस्ड है ना। द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द शोल्डर ऑफ प्लूरल न्यूमरल एडजेक्टिव। तो क्या है रूल भाई, जरा रूल को देख ले। Plural numeral adjectives are always followed by plural subjects and hence
prefers a plural verb। तो भाई सब्जेक्ट तो प्लूरल होता ही होता है, साथ में वर्ब भी प्लूरल होता है। तो एक बार रिटर्न चलते हैं हमारे सेंटेंस में, एंड हियर वी गो। तो इसमें सिर्फ अकेला सेवरल गलत नहीं है, सेवरल गलत नहीं था, सेवरल के बदले में अपने लोग सेवरल के बगल में यूज करेंगे कंपनीज, और क्योंकि कंपनीज और सेवरल दोनों साथ में आ गया है तो हैज भी नहीं होगा, इसके बदले में हो जाएगा हैव। तो कितने एरर्स थे भाई हमारे इस क्वेश्चन में? 2 एरर्स थे। सेवरल के बगल में कंपनीज आएगा और कंपनीज के बगल में हैज से काम नहीं चलेगा, हैव विल बी द करेक्ट आंसर। गॉट इट? चलो नेक्स्ट, उसके बाद चलते हैं अपने लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। बी क्विक, जरा जल्दी जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन बताएगा? बी क्विक, टाइम इज रनिंग, बी क्विक। So the sentence is either the man or his friend, right? चलो एक एग्जाम्पल लिया, आप सारे लोगों को पोस्टिंग दिया जा रहा है, ठीक है? एक एकदम घर के पास मिला, दूसरा एकदम एक्सट्रीम साउथ में मिला या एक्सट्रीम नॉर्थ में मिला, विथ एक्सट्रीम क्लाइमेटिक सिचुएशंस, राइट? और आप लोग एवरेज के हैबिचुएटेड हो, फाइन। तो अब आप लोग बताइए, आप घर के पास वाले पोस्टिंग पे ज्वाइन करोगे या घर से दूर वाले? ऑफ कोर्स पास वाले पे। तो ये जो आइदर और का किस्सा है ना, ये भी आप ही के डिसीजन जैसा है। जब भी हमें चॉइस या ऑप्शन मिलता है, हम लोग हमेशा पास वाले को प्रेफर करते हैं। तो देखो ध्यान दो, सेंटेंस में जब एक से ज्यादा सब्जेक्ट दिखने लगे, है ना, सेंटेंस में जब एक से ज्यादा सब्जेक्ट दिखने लगे तो इस बीच के कनेक्टर का रोल जरा बढ़ जाता है। और कनेक्टर अगर हो और जैसा, है ना, कनेक्टर अगर हो और या तो आइदर और जैसा, तो कौन डिसाइड करेगा कि क्या करना है आगे? बोलो, S2 डिसाइड करेगा। S2 बन जाएगा अपना डॉन, है ना? तो बोलेंगे S2 विल डिसाइड द वर्ब एंड प्रोनाउन। कौन डिसाइड करेगा भाई? S2 डिसाइड करेगा कि कैसा वर्ब अपने लोग यूज करेंगे और कैसा प्रोनाउन। गॉट इट? तो चलिए स्टार्ट किया जाए, इसके रूल को एक झलक देख ले। When two subjects are connected by, सबसे पहला हम लोग बात कर रहे हैं आइदर और, फिर बोल रहे हैं नाइदर नॉर, फिर बोल रहे हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो, फिर बोल रहे हैं वेदर और। तो क्या होगा भाई? अगर इनसे हम लोग सेंटेंस में कनेक्ट करें तो हम लोग बोलेंगे ऑलवेज select a verb and a pronoun according to the nearest subject। हाँ के ना? Always select a verb and a pronoun according to the nearest subject। Fine? चलिए भाई आगे बढ़ो। Question number 5 and your timer starts now। जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 5 को भाई क्विकली सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 को जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर? बी क्विक एंड योर टाइम इज आउट। चलो जल्दी जल्दी, जितने लोगों ने अभी तक आंसर नहीं दिया है, बी क्विक बेटा, एकदम फटाफट बताओ। तो क्या बोला जा रहा है? यू एज वेल एज योर ब्रदर। तो बात वही हो गया ना कि S1, फिर उसके बाद S2, उसके बाद जाके वर्ब आ रहा है। तो फिर से कौन ज्यादा रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है? बीच का कनेक्टर,
राइट, बीच का कनेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर कनेक्टर विथ जैसा है या तो एज वेल एज जैसा है ना, अगर अपना कनेक्टर विथ जैसा है या एज वेल एज जैसा है तो S1 बन जाएगा डॉन। घर में आए कार्ड में क्या लिखा होता है, हेड ऑफ द फैमिली का नाम, मान लो ऐसे लिखा होता है ना, राम विथ फैमिली। जब इनविटेशन कार्ड आता है उसमें कैसे लिखा रहता है, राम विथ फैमिली, तो इंपॉर्टेंस किसका ज्यादा है, राम का है, तो यहाँ पे S1 डॉन बन जाता है, राइट। तो क्योंकि यू है हमारा टर्म, इसीलिए देखो वेर अपने जगह सही है और आंसर बन जाएगा नो एरर। समझे, आंसर विल बी नो एरर। इज दिस पार्ट क्लियर? चलिए अब इसके रूल को देखिए। तो इस बार अपना रूल क्या बोलेगा, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय, विथ, along with, together with, like, unlike, besides, in addition to, and not, etc. Then what will happen? Always select a verb and a pronoun with respect to the first subject, है ना, always select a verb and a pronoun with respect to the first subject. फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली ये पूरा का पूरा डिपेंड करेगा, रिलाई करेगा, है ना, प्रोनाउन जैसा आएगा, वर्ब जैसा आएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, जो आपका S1 रहेगा, है ना, राइट। इज दिस पार्ट क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो टेक अ स्क्रीनशॉट एंड पोस्ट इट इन द टेलीग्राम ग्रुप। कौन से टेलीग्राम ग्रुप? श्रेया महिंद्रास में। फाइन, सो लेट्स प्रोसीड। क्वेश्चन नंबर 6 एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ, बी क्विक, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताए, क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताए। तो चलो लग रहा है पूरा तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, जितने ड्यू रह जाएंगे चलो कल ही हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब बीच में गैप नहीं रखेंगे। जो आज की ड्यू वाली टॉपिक रहेगी, जितना हम लोग आज पढ़ पाए सही, ना पढ़ पाए तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, मतलब टुमारो, ठीक है। चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 को बताओ जल्दी जल्दी। क्या होगा भाई, नॉट शी बट हर फैमिली, तो शी को तो पहले ही मना कर दिया। कौन डिसाइड करेगा भाई, जो भी डिसाइड करना है फैमिली मेंबर्स डिसाइड करेंगे, तो वांट से काम नहीं चलेगा, लिखना पड़ेगा वांट, है कि नहीं। नॉट के बाद जो है उसको तो पहले ही आप रिजेक्ट कर दे रहे हो, ये सोनू, नॉट के बगल में शी लिखा है, तो आपने बोला नॉट शी, मतलब शी का तो कोई रोल है ही नहीं, बट हर फैमिली मेंबर्स, तो फैमिली मेंबर्स का रोल है। ये कैसा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो भाई वर्ब भी तो प्लूरल चाहिए ना, है कि नहीं, प्लूरल वर्ब भी तो चाहिए। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, वी ऑल्सो डिमांड अ प्लूरल वर्ब, इसी वजह से वांट से काम नहीं चलेगा, द करेक्ट टर्म विल बी WANT, वांट। गॉट इट? चलो नेक्स्ट, उसके बाद इसका रूल को देख ले। व्हेन द टर्म नॉट इज इन्वॉल्व्ड, सॉरी इधर लिख दिया जाए, व्हेन द टर्म नॉट इज इन्वॉल्व्ड, डू नॉट कंसीडर the subject after the term not in the process of deciding a verb, हम लोग प्रोसेस में कंसीडर ही नहीं करेंगे। गॉट इट? चलो नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 एंड योर टाइमर स्टार्टेड। फटाफट सॉल्व करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 को जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए, बी क्विक।
एकदम क्विकली सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 7, बी क्विक। एंड योर टाइम इज आउट। क्या किया जाए भाई? 2/3, पहला तो थर्ड से काम नहीं चलेगा, THIRDS, थर्ड्स लिखना पड़ेगा, है ना। 2/3 S से काम नहीं चले, मतलब S के बगैर काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जब कभी भी एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर का जिक्र आता है, बी केयरफुल, ध्यान से सुने, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का बात आए तो इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन, राइट। तो जब कभी भी ऐसे फ्रैक्शन का बात कर रहे हैं जिसमें न्यूमरेटर क्या है भाई? 1 से ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर इज ऑलवेज रिटन या तो एक्सप्रेस्ड इन प्लूरल फॉर्म। समझे? जब कभी भी न्यूमरेटर मोर देन 1 होगा, डिनोमिनेटर विल ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन प्लूरल फॉर्म। अब ये पूरा का पूरा जो क्वालिटी है ये थोड़ा सा इस तरीके से आगे बढ़ेगा। क्या? इट इज ऑलवेज, इट, अच्छा थोड़ा सा डिटेल में लिख देते हैं, कोई भी परसेंटेज और एनी फ्रैक्शन, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो जाती हूँ। विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। तो देखो लगभग हमने सारा रूल इधर ही बता दिया है ना। लगभग सभी आपको समझ में आ गया कि किसी भी फ्रैक्शन का अगर बात करें या किसी तरीके के परसेंटेज का बात करें, 50%, 60%, कुछ भी बोले, हमेशा उसके साथ कैसा वाला वर्ब आएगा? बोलो। We will always be using a singular verb। तो have को कट करके क्या लिखेंगे? has लिखेंगे, है ना। तो चलिए जरा अब इसके रिटन रूल में आते हैं। In case of fractions, if the numerator is more than 1, we must use the denominator in plural form। तो देखो हमारा जो रूल 1 था वो हो चुका है, लेकिन but it must be followed by a singular verb। लेकिन उसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? बोलो, एक सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे फॉर श्योर, राइट। चलिए आगे बढ़े। अच्छा इधर लिखा हुआ है, सॉरी टू ओवरलैप इट, राइट, द वर्ब विल स्टिल बी सिंगुलर, याद रहेगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ, बी क्विक। सारे बेसिक वाले रूल्स आई होप आज कवर करके हम लोग क्वेश्चन आंसर राउंड को नेक्स्ट डे शिफ्ट कर सकते हैं। तो बताओ जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। द रिच इज नॉट ऑलवेज हैप्पी, इसमें गड़बड़ी कहाँ है? जल्दी जल्दी बताओ, बी क्विक। टाइम इज आउट। अच्छा यहाँ पे द रिच का मतलब कोई एक रिच अमीर इंसान नहीं, बहुत सारे लोग, दुनिया भर के जितने अमीर लोग हैं, ऑल आर बीइंग रेफर्ड टू बाय दिस पर्टिकुलर टर्म द रिच। तो यहाँ पे ये जो द रिच है इज इंक्लूडिंग, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, द टर्म इज इंक्लूडिंग all the rich people, ऐसे टर्म्स को बोलते हैं जेनेरिक टर्म्स। एंड सिंस दीज आर जेनेरिक टर्म्स, इसके बाद इज नहीं, आर से काम चलेगा, क्योंकि दुनिया भर के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो आर तो बनता है। तो इसका रूल देख लो जरा,
मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा रब कर दूं, इंक्लूडिंग ऑल द रिच पीपल, द रिच पीपल, राइट। तो इसके रूल्स में अगर आ जाए तो रूल्स क्या बोलेगा, इन केस ऑफ जेनरिक रेफरेंसेस ऑलवेज यूज अ प्लूरल वर्ब। जब कभी भी जेनरिक रेफरेंसेस आएंगे हमको हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज करना है। गॉट इट। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ ऑनवर्ड्स हम लोग एंटर कर चुके हैं स्पॉटिंग एरर के जोन में। अब अपने लोग एंटर कर चुके हैं स्पॉटिंग एरर के जोन में, तो स्टार्ट करिए। मोर देन वन स्टेक होल्डर्स, चलो आप लोग पहले ट्राई करो, आप लोग पहले ट्राई कर लो, उसके बाद अपने लोग डिस्कस कर लेंगे। जल्दी जल्दी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बोलो। मोर देन वन स्टेक होल्डर है कि नहीं, मोर देन वन स्टेक होल्डर have started investing in this project after the second wave of COVID-19। सारे लोगों ने करेक्ट आंसर नहीं दिया है, जल्दी जल्दी बताइए। मोर देन वन स्टेक होल्डर हैव, कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा है, बताओ। मोर देन वन के साथ व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट शुड बी देयर, एक से ज्यादा ना, तो क्या बोलेंगे, बोलो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स। तो दिस पार्ट इज रॉन्ग। मोर देन वन स्टेक होल्डर्स हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन द प्रोजेक्ट आफ्टर दिस सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। तो ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला केस था। अब इसके बाद आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट सॉल्व करके बताओ, एकदम इजी रिवीजन एक्सरसाइज है, रिवीजन एक्सरसाइज है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करके बताइए, एकदम क्विकली क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करके बताओ। अभी मैंने आप लोगों को सिखाया था ना ये वाला एवरी, ईच, आइदर, नाइदर, इस तरीके से। और क्या बोला था बी वाले पार्ट में कि अगर बीच में ऑफ आए तो उसके साथ द लिख के फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन कब भाई, जब सब्जेक्ट अपने नाउन फॉर्म में होता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर्म में है तो ना इस द का दरकार नहीं होता है, समझे। अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर्म में है तो अपने लोग इस द को लिखने का जरूरत नहीं पड़ता। तो ये पार्ट बिल्कुल सही है ना, नाइदर ऑफ देम। लेकिन कुछ भी हो भाई, आगे जाके जो वर्ब आएगा वो तो सिंगुलर होगा। मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो गई, देखो आगे जाके जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर, और जो प्रोनाउन लिखेंगे वो प्रोनाउन भी तो सिंगुलर होना चाहिए। तो देखो इधर आर के बदले में ईज विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। आर के बदले क्या यूज करेंगे, बोलो ईज को यूज करेंगे, राइट। चलिए आज का आखिरी सवाल, इसके बाद होमवर्क देके आज के सेशन को ओवर करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को जरा क्विकली सॉल्व करके आंसर बताइए। He walked 5 miles, which are really a great distance for a man like him who is not only old but also ill. तो चलो जल्दी जल्दी एरर बताओ कि क्वेश्चन नंबर 11 में क्या एरर है, क्या गलती है क्वेश्चन नंबर 11 में। आज 11 का शगुन करके ओवर करेंगे, है ना। चलो बताओ व्हाट इज रॉन्ग। ध्यान रखना, चाहे वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट पहले फिर वर्ब हो, हमको डिपेंड तो वर्ब सब्जेक्ट पे ही रहना है। तो यहाँ पे 5 माइल्स अपना सब्जेक्ट है क्या, नहीं, हमारा सब्जेक्ट है अ ग्रेट डिस्टेंस।
ये है अपना सब्जेक्ट। गॉट इट? हमारा सब्जेक्ट कौन है? अ ग्रेट डिस्टेंस। तो इसको अपने लोग क्या बोलेंगे बेटा? सिंगुलर बोलेंगे या प्लूरल? सिंगुलर है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है डियर? वो सिंगुलर है ना। तो अब आप बताओ, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी तो सिंगुलर होना चाहिए। वर्ब भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर। तो अगर आर को सिंगुलर बनाना हो तो वो क्या बनेगा? इज बनेगा। सो इसके बदले इज। राइट? अब देख लीजिए क्या क्या आपके होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 12 विल बी देयर एज योर होमवर्क। राइट? फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 2 विल बी देयर एज योर होमवर्क। राइट? फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका होमवर्क होगा, है ना। फिर उसके बाद कुछ कंफ्यूजिंग पेयर्स के बारे में अपने लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जरा देखिए यहाँ पे, बियर बोर बोर्न कब होता है और बियर बोर बोर्न कब होता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई बियर से शुरू है तो बोर्न कब होगा और बोर्न कब होगा। जब जन्म लेने के बारे में बात करेंगे, ध्यान रखो, जब हम लोग बर्थ से रिलेट करेंगे, है ना, हम लोग बर्थ से रिलेट करेंगे तो ये आएगा। लेकिन अगर बोर्न बोल रहे हैं तो इसका मतलब किसी चीज को झेलना है कि नहीं। बियर मतलब टॉलरेट करना। तो चलिए, हिंदी वाला मैंने ट्राई किया है, आप लोग की कोऑपरेशन चाहिए बस। तो बियर से हम लोग अगर बोलेंगे तो कोई चीज को पैदा करना अगर है तो ये सारे वर्ड्स आएंगे। लेकिन अगर अपने लोग बोलना चाह रहे कि आप बर्दाश्त कर रहे हो, है ना, यू आर टॉलरेटिंग। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, प्लीज बियर विथ मी, तो टॉलरेट करने का जिक्र आएगा तो हम लोग बोलेंगे BORNE बोर्न। राइट? मैं थोड़ी देर के लिए गायब रहती हूँ, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का सोचो। फॉल फेल, फॉलन और फेल फेल्ड फेल्ड, इसका क्या होगा? कब हम लोग फेल्ट बोलेंगे, कब अपने लोग फॉलन बोलेंगे? तो चलो देखते हैं। कोई चीज अगर गिर जाता है ना, कोई चीज अगर ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है, तो हम लोग फॉल फेल फॉलन बोलेंगे। वहीं पे अगर कोई चीज गिराया जाता है, टू ड्रॉप, तो हम लोग फेल्ड बोलेंगे। पेड़ को काट के गिरा दिया गया तो द ट्री वाज फेल्ड, है ना। पत्ते, पेड़ के पत्ते अपने आप झड़ गए। द लीव्स फॉलन, द लीफ इज फॉलन, ऐसे हम लोग बोलेंगे। तो डिफरेंस समझ में आया दोनों का। नेक्स्ट सेट, फाइंड फाउंड फाउंड, उसका मतलब होता है कोई भी चीज को पता, मतलब एक्सेप्ट करना, रिसीव करना, पाना। और फाउंड फाउंडेड, फाउंडेड का मतलब स्थापित करना, एस्टैब्लिश करना। राइट? फिर उसके बाद नेक्स्ट, ग्राइंड होता है, ग्राउंड होता है। ग्राइंड का होता है ग्राउंड और फिर ग्राउंड कब? जब अपने लोग बोलेंगे पीसना, कोई भी चीज को पीस रहे हैं, राइट, तो उसको ग्राइंड बोलेंगे V1 में, V2 में ग्राउंड एंड V3 में भी ग्राउंड। लेकिन अगर ग्राउंड पहले ही आ जाए तो V1 में, तो उसका मतलब क्या होगा? कोई भी चीज को जमीन पर लाना। बोलते हैं ना, द शिप वॉज ग्राउंडेड, द प्लेन वॉज ग्राउंडेड, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। राइट? तो इस तरीके के वर्ड्स अपने लोग आगे भी पढ़ेंगे, तो उसके लिए बने रहिए हमारे साथ। और आज की क्लास के दौरान अगर कुछ भी डाउट या क्वेरी रही होगी आपकी, तो आप श्राया महिंद्रास पे जरूर से पिंग करके अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। ओके, तो चलिए आज के लिए सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे अहेड। तो मिलते हैं कल सुबह ठीक 10:30 बजे। टिल देन, बाय बाय ऑल ऑफ यू।